मेरा नाम पूजा है। मेरी और पवन की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक हमें बच्चा नहीं था। पवन ने मुझ पर विश्वास रखा। मैं बांझ थी, पर मैंने उसे झूठ कहा कि लेडी डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही हमें खुशखबरी मिल जाएगी। पर मैं अब और झूठ बोल बोल कर थक गई थी। मन में आता कि पवन को सब कुछ साफ साफ बता दूं। मैं उससे अब और झूठ नहीं बोलना चाहती थी, और इसलिए उसे सच बताने से पहले मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। तब माँ कहने लगी कि एक काम कर, पवन की दूसरी शादी करवा दे, जिससे कि जीवन भर वो तेरा ऋणी भी रहेगा और तुझे छोड़कर भी नहीं जाएगा। मुझे मम्मी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने बीच में ही फ़ोन काट दिया। शाम को पवन घर आया तो कहने लगा, क्या हुआ पूजा, घर में इतना अंधेरा क्यों करके रखा है? तो और क्या करूं? जब भगवान ने मेरी जिंदगी में अंधेरा करके रखा है तो इस कमरे में अंधेरे से क्या फर्क पड़ता है? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने बहुत हिम्मत करके पवन को सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूं और कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर पवन के चेहरे का रंग उड़ गया, पर अगले ही पल उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगा कि कोई बात नहीं पूजा, मेरे लिए तुम ही काफ़ी हो। पवन ने मुझे बहुत समझाया, पर जब ये बात मेरी सास को पता चली तो उन्हें तो मानो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मुझसे क्या कहा जाए। एक दिन हमारे घर बगल वाली विमला आई। तब मेरी सास उससे पवन के लिए लड़की देखने के लिए कहने लगी। जब उसने पूछा, तुम्हारी बहू को क्या हुआ जो तुम्हें अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है? मेरी बहू बांझ है, वो कभी माँ नहीं बन सकती, और मेरा वंश अब आगे कैसे बढ़ेगा? बस यही वजह है, इसीलिए तुमसे लड़की देखने के लिए कह रही हूँ। मेरी सास की बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। पवन जब घर आया तब मैंने उसे ये सब बताया। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सास के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहने लगा, माँ, मैं पूजा को छोड़कर कभी किसी और से शादी नहीं करूँगा, और ना ही मैं इस बारे में कभी सोच सकता हूँ, और आगे से मुझे इस विषय पर कोई चर्चा नहीं चाहिए। तब सास कहने लगी, आज तक मैंने एक बांझ पत्नी का इतना अभिमान होने वाला ऐसा पति नहीं देखा। ये सब बातें सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। मैं भगवान का शुक्र मना रही थी कि उन्होंने पवन जैसा पति मुझे दिया है। रात को जब मैं अपने कमरे में जा रही थी, तब जाते समय मुझे सास की किसी से बात करने की आवाज़ आई। वो अपनी बेटी से पवन के लिए दूसरी लड़की देखने के लिए कह रही थी। ये बात सुनकर मेरा दिल फिर से एक बार घबराने लगा। कमरे में आकर मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और यहाँ की सारी बातें बताईं। माँ पूछ रही थी कि मैंने काफ़ी दिनों से फ़ोन क्यों नहीं किया। उसे मेरी चिंता लग रही थी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं कहने लगी, क्या करूँ माँ, रोऊँ नहीं तो क्या करूँ? यहाँ तो मेरे सिर पर हर वक्त तलवार टंगी हुई है। सास ने नंद और बगल वाली से पवन के लिए दूसरी लड़की देखने के लिए कहा है। माँ, पवन बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए अपनी माँ से भी लड़ जाती हैं, पर ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो उन्हें बच्चे की कमी खलेगी ही ना, फिर तो उन्हें दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, इसलिए मैंने तुमसे ही पवन के लिए लड़की देखने के लिए कहा था। इतनी करोड़ों की संपत्ति के लिए एक तो वारिस चाहिए ही ना, और अगर तुम उसके लिए एक गरीब घर की लड़की देखती हो तो वो भी जीवन भर तुम्हारी ऋणी रहेगी और तुम्हें वो घर छोड़कर भी नहीं जाना पड़ेगा। और अगर उसे कोई बच्चा भी होता तो तुम्हें भी उस घर में माँ का दर्जा मिल जाएगा। माँ से बात करके ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थीं, पर ये मेरी मजबूरी थी, और मैं ये भी जानती थी कि पवन मुझसे बहुत प्यार करता है और उसका ये प्यार कभी कम नहीं होगा। बस इसीलिए मैं छुपाकर पवन के लिए लड़की देख रही थी। मैं एक गांव के सरपंच की बेटी थी। मेरे माता पिता, मेरा भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। बस मुझे एक चीज़ की कमी खलती थी कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। उसका नाम अनुज था। उसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी और मैंने इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई कर ली थी। हमारे गांव में एक लड़की का इतना पढ़ लेना बहुत बड़ी बात थी। अनुज बहुत ही विचित्र इंसान था। उसका व्यवहार उससे भी ज़्यादा अजीब। उसे अच्छे बुरे तक की पहचान नहीं थी। गांव में ज़्यादातर सभी लड़कियों से उसका अफेयर था
और जिस वजह से मैं उसका तिरस्कार करने लगी थी। इतना होने के बावजूद भी वो मुझसे प्यार होने का दावा करता था। एक बार गांव के मेले से वो मेरे लिए चूड़ियां लेकर आया, जिन्हें मैंने उसके सामने ही तोड़ दी थी, जिस वजह से मैंने अनुज की आंखों में आंसू देखे। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अगले ही दिन मैंने देखा कि अनुज किसी लड़की के साथ घूम रहा था। मेरे मन में उस दिन उसके लिए जो कोई सहानुभूति निर्माण हुई थी, वो ये देखने के बाद ना के बराबर ही हो गई थी। मैंने अपने माँ पापा से इस बारे में बात की तो कहने लगे कि कोई बात नहीं, समय के साथ अनुज सुधर जाएगा। कुछ समय के बाद मेरे भाइयों ने गांव में अस्पताल बनवाने के लिए एक अर्जी दी थी। थोड़े दिनों बाद कुछ लोगों की टीम जगह का निरीक्षण और बाकी की कागजी कार्रवाई करने आई थी। अस्पताल बनने की शुरुआत हुई। आई हुई टीम भी वापस लौट गई थी। बस उनमें से एक व्यक्ति वापस नहीं गया, जिसका नाम पवन था और जिसे यहाँ के माहौल बहुत ही पसंद आया। उसने मेरे पापा से इजाज़त लेकर कुछ देर गांव में बिताने की सोची। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र पवन पर पड़ी। पवन मुझे एक ही नज़र में भा गया था और उसकी आंखें भी यही कह रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई थी। अगली बार मैं खुद पवन से मिलने गई तो कहने लगा कि मैं भी तुम्हारी ही राह देख रहा था। उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया। हमारा प्यार परवान चढ़ रहा था और उसी बीच पवन ने मुझसे शादी के लिए पूछा, पर मैंने उसे अपने और अनुज के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया और उससे कहा कि तुम मेरा हाथ मांगने अपने घर वालों को लेकर यहाँ नहीं आ सकते क्या। पवन इस बात के लिए राजी हो गया और वो अपनी माँ और बहन को लेकर हमारे घर आया और मेरा हाथ मांगा, पर पापा ने तुरंत मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरी भाभी और माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं पवन को भूल नहीं पा रही थी। पापा से मेरी ऐसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। जब हम शादी कर पवन के घर पहुँचे तो उसकी माँ बहुत नाराज़ थी, क्योंकि उनके ख्याल से मैं एक सरपंच की बेटी थी, जिस वजह से उन लोगों को हमेशा ही दबके रहना पड़ेगा। घर वालों से जिद करके अपने मन मुताबिक लड़के से शादी करने वाली बहू को उन्होंने दिल से स्वीकार नहीं किया था। वो मेरे और पवन के बीच दूरी बनाने की बहुत कोशिश करती थी, पर पवन ने हर हालत में, हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया था, एक अच्छे पति का फर्ज निभाकर। और अगर अनुज से मेरी शादी हुई होती तो मेरी जिंदगी नर्क बन गई होती। खैर, नर्क तो अब भी बन गई थी जब ये पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और इस बात का मुझे एहसास था। मुझे अपनी सास की जिद के कारण जिंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। इसीलिए मैंने एक पहचान वाली औरत से पवन के लिए एक लड़की देखने के लिए कहा, और वो किसी से कुछ ना कहे, इसीलिए मैंने उसे कुछ पैसे भी थमा दिए। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे एक लड़की की फ़ोटो दिखाई। उस लड़की का रूप देखकर तो मैं देखती ही रह गई। वो औरत बोली कि इसके माँ बाप नहीं हैं, ये अनाथ है और वो अपने मामा के पास रहती है। उसकी मौसी की इच्छा है कि इसके हाथ जल्द से जल्द पीले हो जाएं। पहले तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि मन में बस यही डर था कि कहीं इसका रूप देखकर पवन इसके प्यार में पागल न हो जाए। पर फिर अगले ही पल ये लगा कि अगर मुझे अपनी उस घर में कीमत करानी है तो मुझे पवन की शादी करानी पड़ेगी, और मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। घर पहुंची तो देखा ननद आई हुई थी और दोनों माँ बेटी पवन पर शादी का दबाव डाल रही थी, पर पवन दूसरी शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा था। वो उल्टा उन दोनों पर चिल्लाए जा रहा था। मुझे देखकर तीनों चुप हो गई थी और मैं अपने कमरे में आ गई। बाद में पवन मुझसे आकर कहने लगा कि पूजा, तुम माँ और दीदी की बातों पर ध्यान मत दो। नहीं पवन, अब मेरा भी यही मानना है कि तुम दूसरी शादी कर लो। ऐसे कब तक चलेगा? पवन मेरी तरफ देखता ही रह गया। पर बस मेरी एक शर्त है कि तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करोगे। पूजा, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकता। ये बात मैं तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं? मुझे बच्चे की कोई चाह नहीं है। बस मैं पवन को खोना नहीं चाहती थी, जिस वजह से मैं ये सब कर रही। खैर, कुछ दिनों तक हम दोनों में बोलचाल बंद थी, पर समय के साथ मैंने पवन को दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया। मैंने रानी के साथ पवन की दूसरी शादी करा दी, और जब हम घर पहुंचे तो हम तीनों को देखकर सास ने बहुत लड़ाई की। कम से कम इस बार तो मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेते। हर बार तुम दोनों ने बस अपनी ही मर्जी की है। मैं और पवन बिना कुछ बोले घर के अंदर आ गए। वो रात
मैंने जैसे अंगारों पर काटी हो। आज तक जिसकी आंखों में बस मेरे लिए प्यार था, अब उसकी आंखों में किसी और के लिए प्यार होगा। मैं रात भर अपने कमरे में अकेली रोती रही। दूसरे दिन मैं सुबह उठी तो देखा पवन अभी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। जब मैंने रानी से उसके बारे में पूछा तो वो रोने लगी। कहने लगी कि हमारी शादी बस पूजा के कहने के जिद के कारण हुई और मैं उनसे किसी तरह की उम्मीद न रखूं, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें उठाने की। मैं अब वापस मामा के यहाँ जाने की सोच भी नहीं सकती। और वो रोने लग गई। मैं यही सोचने लग गई कि उस औरत ने सच में मुझे बहुत ही असहाय लड़की ढूंढ कर दी है। मैं मन ही मन खुश हो रही थी और यही सोच रही थी कि शायद मेरे जाने से पवन बाहर आ जाए। पर आज शादी का तीसरा दिन था और वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया था। मुझे अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। मन में अजीब ख्याल भी आने लगे थे। फिर एक दिन मैंने देखा कि रानी किचन में व्यस्त थी और जब मैं पवन के कमरे में गई तो देखा वो फ़ोन में बिजी था। उतने में रानी पवन के लिए नाश्ता बनाकर लाई और देखा तो वो पवन के एकदम करीब जाकर बैठ गई। पवन ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया था। ये सब देखकर मैं सन्न सी रह गई थी और मैं उल्टे पांव अपने कमरे में आने लगी। तभी मैंने सास को मेरी ननद से ये कहते सुना, क्या दिमाग का इस्तेमाल किया तुमने? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और ये सब उस लालची औरत के कारण हुआ जिसने रानी का रिश्ता पूजा को बताया। पवन को तो रानी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और वैसे भी वो पूजा मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। इसीलिए तो मैंने उसे इतनी गोलियां खिलाई कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती थी। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मेरे कानों में गर्म तेल डाल दिया हो और मैं वहां से सीधे अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों के बाद जब मैं ये सब पवन को बताने जा रही थी तो कमरे से पवन के बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो रानी से बोल रहा था कि मैंने पूजा से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब से हमारी शादी हुई है उसका भाई आए दिन मुझे फ़ोन करके धमकाया करता था कि अगर मेरी बहन को कुछ भी तकलीफ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। बस इसीलिए इतने सालों के बाद भी सब कुछ जानते हुए भी मैं उसे छोड़ नहीं पाया और उसे इतने सालों तक झेल रहा था। पर अब रानी, तुम जो मुझे मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस घर में रहे या यहाँ से चली जाए। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पवन पर मैंने इतना विश्वास किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधे ही उसके कमरे में पहुंच गई। वो दोनों मुझे ऐसे अचानक देखकर हैरान रह गए। मैंने गुस्से में उससे कहा कि पवन, तुम ऐसा कुछ मेरे साथ कैसे कर सकते थे? ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर तुम्हें मुझसे छुटकारा ही चाहिए था तो पहले ही बता देते, मैं खुद यहाँ से चली जाती। मैं रोते रोते अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पवन मेरा दरवाज़ा बजाए जा रहा था पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसी दिन मैंने पवन का घर किसी को बिना बताए छोड़ दिया और एक आश्रम में रहने लगी। मायके जाकर भी क्या किसी को बताती, जिद करके जो शादी की थी। हालांकि मैंने अभी तक पवन को तलाक नहीं दिया था। माँ को जब ये बात पता चली तो वो मुझे गांव ले जाने की जिद करने लगी, पर मुझ में पापा और भाई का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। एक दिन आश्रम का गार्ड मेरे पास एक लिफाफा लेकर आया और बोला, मैडम ये लिफाफा आपके लिए है, एक आदमी दे गया था। मैं सोचने लगी कि पवन और उसका परिवार इतने नीचे गिर सकते हैं कि उसने तलाक के कागजात ही भिजवा दिए। खैर, मैंने गार्ड से वो लिफाफा लिया और अपने कमरे में आ गई। मैंने पवन से ऐसी अपेक्षा नहीं रखी थी, पर जब मैंने वो लिफाफा खोला तो मैं तो उसे देखते ही हैरान रह गई, क्योंकि वो लिफाफा पवन ने नहीं, अनुज ने भेजा था, जिसमें वही चूड़ियाँ थीं जो एक बार मुझे उसने दी थी। मैं गार्ड के पास गई और जब उससे पूछा तो वो बताने लगा कि ये लिफाफा जिस शख्स ने दिया है उसने बताया है कि अगर वो ये चूड़ियाँ तोड़ देती है तो मुझे फिर से इकट्ठी करके लौटा देना। यही मेरी जिंदगी जीने का सहारा है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। लोफर और गैर जिम्मेदार अनुज ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पर अब मेरा किसी पुरुष पर विश्वास नहीं रह गया था। कुछ दिनों के बाद जब मैंने माँ से अनुज के बारे में पूछा तो माँ कहने लगी कि तुम्हारी शादी के बाद अनुज कई दिनों तक घर से बाहर तक नहीं निकला, बस वो रोए जा रहा था। फिर उसने अपनी कुछ ज़मीन बेचकर गांव में स्कूल खुलवाया
तुमने उससे शादी ही नहीं की। धीरे धीरे उसने शहर में भी व्यवसाय शुरू किया जो बहुत अच्छे से चल रहा है। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस इतना है कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। माँ मुझसे कहने लगी कि तुम क्यों नहीं अनुज के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करती हो। वो आज भी तुम्हारी राह देख रहा है। पर माँ, मैं अब कैसे उसके साथ शादी कर सकती हूँ? और ऊपर से मैं एक बांझ स्त्री हूँ। क्या वो मुझे अपनाएगा? मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने एक हीरा को पत्थर समझकर अपना ही सिर उस पत्थर से फोड़ लिया। दूसरे दिन मैं और माँ अनुज के घर गए, जहाँ नौकर ने बताया कि वो घर पर नहीं है, थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैं फिर उसके कमरे में गई। इतना साफ सुथरा कमरा अनुज का तो हो ही नहीं सकता था। फिर मेरी नज़र दीवार पर लटकी उस फ्रेम पर गई जिसमें मेरी तोड़ी हुई चूड़ियों से पूजा लिखा था। कितना प्यार करता था अनुज मुझसे और मैं। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति मेरे सामने आया जो एकदम ऑफिशियल लग रहा था, और वो था अनुज। उसे देख मैं अपनी भावनाएं रोक नहीं पाई और उसके गले लगकर रोने लगी। मैंने अपने किए की माफ़ी मांगी, क्योंकि शायद मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसी की सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। घर वालों की मर्जी के साथ मैंने और अनुज ने शादी कर ली। पवन और मेरा तलाक हो गया था। बाद में मुझे पता चला कि शादी के इतने सालों बाद भी पवन पिता नहीं बन पाया था, क्योंकि कमी उसमें थी और उसकी माँ को पैरालिसिस हो गया था, जो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। एक दिन मार्केट में मुझे पवन मिला था। तब उसने मुझे ये सब कुछ बताया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। अनुज ने शहर में मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जहाँ से मुझे माँ बनने की उम्मीद मिली थी। अब मैं अनुज के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।